प्रोसेस होता है कि ये सिर्फ HTML फाइल के पास जाता है, उसका जो भी कंटेंट है उसको डायरेक्ट ब्राउज़र पे लाकर डिस्प्ले कर देता है। लेकिन अगर हम किसी ऐसे आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं जहाँ पे मेरा एक कंट्रोलर इन्वॉल्व है, मेरा मॉडल पार्ट इन्वॉल्व है और मेरा एक व्यू पार्ट इन्वॉल्व है। तो मॉडल पार्ट का मतलब हो गया, मॉडल पार्ट का मतलब आप कुछ इस तरह से समझ लीजिए कि जो मेरा डेटा कैरी करने का काम करता है। ठीक है, अगर मेरा कोई ब्राउज़र है और ब्राउज़र से अगर मैं हिट करता हूँ, सपोज़ मेरा यहाँ से सपोज़ मैंने लोकल होस्ट करके कुछ भी हिट किया, ठीक है? तो लोकल होस्ट पे अगर मैं देखिए, अगर मैं डायरेक्ट HTML यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ कोई कंट्रोलर इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे मैं किसी भी तरह का डायनेमिक डेटा डिस्प्ले नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास कंट्रोलर रिलेटेड कुछ हो, ठीक है, कंट्रोलर रिलेटेड का मतलब ऐसा जहाँ से कि कंट्रोलर जो है वो किसी सर्वर के पास जाए और वहाँ वो जावा पे कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करे और उसके बाद सम बिज़नेस लॉजिक यूज़ करके वापस आपको व्यू पार्ट पे कुछ डिस्प्ले कर दे। तो इस तरह की चीज़ें जहाँ पर हम करते हैं, तो वो मॉडल व्यू कंट्रोलर कहलाता है। ठीक है? तो तो स्प्रिंग बूट जो है, वो बेसिकली मॉडल व्यू कंट्रोलर रिलेटेड जो है वो एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए यूज़ होता है। और इसके लिए जो आईडी आप लोगों को एक एक चीज़ और दिखाया दिखाया था कि स्प्रिंग की जो ऑफिशियल साइट है, ये स्प्रिंग की ऑफिशियल साइट है। ठीक है, स्प्रिंग से रिलेटेड आप जो भी एप्लीकेशंस बनाएंगे वो आप यहाँ से उसकी गाइडलाइंस आपको मिल सकती है। ठीक है, जैसे जब आप लोगों को कहा गया था कि आप टूल्स जो है वो यूज करेंगे, ठीक है, तो आप लोगों के सामने ये एक स्क्रीन रेफर किया गया था। ठीक है, देखिए सबसे पहले स्प्रिंग क्या है, कैसे काम करेंगे, इसके लिए हमारे पास बेसिक सेटअप्स होना बहुत ही ज़रूरी है। बेसिक सेटअप्स में आपको क्या क्या चाहिए, एस का टूल चाहिए। जो एस 4 अभी जो है वो जावा 17 या लेटर जो है उससे रिलेटेड उसको जेडी के इन्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, और एम्बेडेड टॉमकेट होता है इसमें, तो आपको अलग से टॉमकेट की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, आप लोगों को कहा गया था कि एस टूल जो है वो इसके लिए लीजिएगा। ठीक है, ये जब आप डाउनलोड करते हैं, देख लीजिए, अगेन फिर से समझिए, अभी मैं एस को डाउनलोड करने जा रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, एस IDE को डाउनलोड करने जा रहा हूँ। आप जैसे ही इस वाले विंडोज़ के लिए आप क्लिक करेंगे, ठीक है, विंडोज़ पे क्लिक करते ही ये एक इस तरह के फाइल को डाउनलोड करना शुरू कर देगा। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, इसलिए मैं इसे अभी क्लोज कर रहा हूँ, ये डाउनलोडिंग में कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है सो दैट इट विल सेव योर टाइम। ये देखिए, ये मेरे पास जो है स्प्रिंग टूल सूट का ये मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। आप जैसे ही आप, मैं फ़िलहाल के लिए ये सारी चीज़ें हटा रहा हूँ, सारा सेटअप हटा रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर से इसको करेंगे। आई थिंक इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम्स। जस्ट 1 मिनट, ये सारे ही हो जाएंगे डिलीट। ठीक है, ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस ऑलरेडी हो रखे थे, मैं इन सब को हटा रहा हूँ। आपके सामने मैं बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर रहा हूँ सो दैट आप लोगों को सेटअप में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है,
Hello Deepak, I think this is your first class, right? Deepak, so what I was telling कि जब भी आप स्प्रिंग सूट डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ थे हम लोग, ठीक है। यहाँ से जब आप यहाँ ये डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, spring.io/tools, ठीक है, spring.io/tools पे आपके सामने ये पेज अपीयर होगा स्प्रिंग टूल्स के डाउनलोड करने के लिए। यहाँ पे आपको STS4 इक्लिप्स वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ से 4.21.0 ये जो विंडोज का दिखा रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके आपके लिए जो है एक जार डाउनलोडिंग की शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये अराउंड 600 कुछ MB का होगा। मैंने ऑलरेडी कर रखा है डाउनलोड, सो मैं इसको ही अभी एक ड्राइव पे लेके चला जाता हूँ अपने पास, ठीक है। एक STS का फोल्डर बना लीजिएगा इसके वर्क के लिए। सपोज यहाँ मेरा है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसको डबल क्लिक करना है आपको बेसिकली, ठीक है। स्टेप्स आप चाहें तो नोट डाउन करते जा सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही इसकी अनपैकिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे इसकी अनपैकिंग शुरू हो जाएगी इस तरह से। एक बार इसको आप कंप्लीट अनपैकिंग हो जाने दीजिए। ये हार्डली 1 से 1.5 मिनट का टाइम लेगा, 2 मिनट का, और ये इसकी पूरी अनपैकिंग हो जाएगी। बेसिकली अभी हम लोगों ने किया क्या कि STS IDE को यूज करने के लिए स्प्रिंग टूल की साइट पे इसको डाउनलोड करने का प्रोविज़न है, जहाँ से जार फाइल डाउनलोड होती है। उस जार फाइल को आप डाउनलोड करने के बाद किसी एक फ़ोल्डर में कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि डाउनलोड्स में तो जनरली बहुत सारी फाइल्स होती हैं, वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। तो किसी एक सेपरेट फ़ोल्डर पे, जैसे मैंने H ड्राइव में अपने पास STS नाम का फ़ोल्डर बना रखा है, इस STS फ़ोल्डर में मैंने वो जार फाइल कॉपी कर लिया, और उस जार फाइल को कॉपी करने के बाद आपको सिंपली डबल क्लिक कर देना है उसके ऊपर, वो ऑटोमेटिकली उसकी अनपैकिंग शुरू कर देगा। और उसकी अनपैकिंग शुरू करते ही आपके सामने जो है एक इस तरह का फोल्डर बन जाएगा, देखिए, ठीक है। STS 4.21.0 रिलीज नाम का एक फ़ोल्डर बन जाएगा। अब इस फ़ोल्डर के अंदर चलते हैं। इस फ़ोल्डर के अंदर आप जैसे ही आएंगे तो आपके पास देखिए एक ग्रीन आइकन दिखेगा, स्प्रिंग टूल सूट 4, ठीक है। इस आइकन पे आप जैसे ही डबल क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का आपके पास जो है IDE का इनिशियल इमेज अपीयर होगा, ठीक है। वेरी फर्स्ट में ये क्या करेगा, आपसे एक वर्क स्पेस की डिमांड करेगा। वर्क स्पेस क्या होता है? वर्क स्पेस बेसिकली एक पेरेंट फोल्डर है इसके लिए, जहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट्स, जो भी आप इसमें प्रोजेक्ट्स बनाएंगे IDE में, वो उस फोल्डर के अंदर आपके स्टोर होते हुए जाएंगे। आप वहाँ से उसको कभी भी रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो जब तक ये स्प्रिंग टूल सूट इनिशियलाइज होता है, अपने लिए एक वर्क स्पेस बना लेते हैं।
सपोज मैंने STS फोल्डर के अंदर एक वर्क स्पेस बना लिया STS_WS नाम से, ठीक है। वर्क स्पेस के नेम के बीच में स्पेस मत दीजिएगा, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब आप वेरी फर्स्ट टाइम स्प्रिंग टूल सूट यूज करेंगे ये कितनी जल्दी लॉन्च होता है ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन पे भी। अगर आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा लो है, इट मे टेक टाइम। अगर आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन लेटेस्ट है, रैम जो है वो बेटर है, मेमोरी स्पेस काफ़ी है, तो ये इजीली जो है आपके सामने ओपन हो जाता है, ठीक है। इनिशियली इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि ये कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस जो है वो करता है। तो बेसिकली आपको करना क्या है कि STS की जार डाउनलोड की, उसकी अनपैकिंग की। अनपैकिंग करते ही इनसाइड द फोल्डर जो आपके पास अनपैक होकर आता है, उसके अंदर एक ग्रीन आइकन दिखेगा स्प्रिंग टूल सूट 4 के नाम से। उसको आप जैसे ही डबल क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये इसका लॉन्चर अपीयर होता है स्प्रिंग टूल का, ठीक है। अभी हम स्प्रिंग बूट के अंदर प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हैं, अभी हम स्प्रिंग बूट के अंदर प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे वो इन्वायरमेंट सेटअप कर रहे हैं, ठीक है। देखिए 3 स्टेप्स रहेंगे। एक, स्प्रिंग टूल का इंस्टॉलेशन। दूसरा, अपने प्रोजेक्ट का इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। और उसके बाद प्रोजेक्ट की कोडिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम लोग वेरी फर्स्ट स्टेज में हैं। वेरी फर्स्ट स्टेज में क्या कर रहे हैं कि हम लोग अभी इसके IDE सेटअप का काम कर रहे हैं। थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया इसमें। ठीक है, देखिए लॉन्चर थोड़ा सा टाइम लेने के बाद आपके पास एक इस तरह का विंडो देगा। इस विंडो में आपको क्या करना है, आपको अपने वर्क स्पेस का पाथ देना है, ठीक है। एक बार आप देंगे, अगली बार से ये खुद ही रिमेंबर करके रखेगा उसे कि कौन सा है, ठीक है। हम लोग चलते हैं अपने H ड्राइव में। हम लोगों ने STS के अंदर अपना एक फ़ोल्डर बना रखा है, इसके अंदर ही सारे प्रोजेक्ट रहेंगे। तो हम लोगों ने एक STS_WS नाम का फ़ोल्डर बना रखा है, ठीक है। इसे हम लोग लॉन्च करते हैं। लॉन्च करते ही आपके सामने इसका जो है वो मेन विंडो अपीयर हो जाएगा STS का। STS के मेन विंडो में आपको नॉर्मल जैसे इक्लिप्स होता है, जैसे बाकी IDEs होते हैं, उससे मिलता जुलता ही आपके पास एक IDE का मेन विंडो अपीयर हो जाएगा, ठीक है। वेरी फर्स्ट टाइम में जब इसको ओपन करेंगे आप, तो शुरू में कुछ ये कस्टमाइजेशन सेटिंग्स करता है इंटरनली, इसके टेम्प्ररी फाइल्स में अपने कॉन्फ़िगरेशंस करता है, तो शुरू में थोड़ा टाइम लेगा। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स इसकी स्पीड बेटर हो जाएगी आपके लॉन्च होने की। आज आप लोग ये सारे स्टेप्स नोट कीजिएगा, और आप सभी अपने अपने सिस्टम पे STS की सेटिंग कंप्लीट करके उसका स्क्रीनशॉट एटलीस्ट मेन विंडो का जो है अपने अपने स्क्रीन से आप लोग ग्रुप पे आज भेजेंगे, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह से इक्लिप्स से ही मिलता जुलता आपका जो है ये अपीयर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, STS spring.io/tools नाम के URL पे गए, वहाँ से जार डाउनलोड किया, जार की अनपैकिंग की। अनपैकिंग के बाद जो अनपैक्ड फोल्डर हुआ है वहाँ से STS का आइकन पे डबल क्लिक किया। आइकन पे डबल क्लिक करते ही उसका लॉन्चर जो है वो अपीयर हो जाता है। लॉन्चर अपीयर होने के बाद जो है, लॉन्चर अपीयर होते ही हम लोगों ने क्या किया कि वहाँ पे अपना एक वर्क स्पेस का फोल्डर सिलेक्ट किया। वर्क स्पेस का फोल्डर सिलेक्ट करते ही हमारे सामने ये मेन विंडो अपीयर हो गया। ये लगभग लगभग इक्लिप्स और इसका दोनों का जो है वो मिलता जुलता सा है,
ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ। इसमें आपका इंस्टॉलेशन पार्ट कंप्लीट हो गया आईडी का, ठीक है। रिक्वायर्ड वर्जन जेडीके इसकी 17 है, आपके पास जेडीके 17 इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। अगर जेडीके 17 इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप इस तरह का यूआरएल टाइप करेंगे जावा 17 डाउनलोड करने के लिए। देखिए जो वेरी फर्स्ट आ जाएगा इसे क्लिक करेंगे, और इसे क्लिक करते ही आपके सामने एक लिनक्स, मैक और विंडोज़, इन सब के अलग अलग इंस्टॉलर्स की आ जाएगी। तो आप ये विंडोज़ S64 इंस्टॉलर को क्लिक कर लीजिएगा। इस इंस्टॉलर को क्लिक करते ही आपके पास एक एग्जीक्यूटेबल फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ये मैं जावा 17 की बात कर रहा हूँ, अगर किसी ने जावा 17 नहीं कर रखा है उसके लिए। तो आपके पास एक इंस्टॉलर जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। इंस्टॉलर डाउनलोड होते ही आपके सामने कुछ इस तरह का आएगा। ये देखिए जेडीके 17। Excuse me, हाँ यस बताइए। सर अगर जेडी की 21 इंस्टॉल है तो? कोई दिक्कत नहीं है। जेडीके STS 4 के लिए जेडीके 17 और एबव चाहिए, ओके सर। ठीक है। तो आप जो है इनिशियल सेटअप इसकी कर लीजिएगा, ठीक है। आपके सामने जब जेडीके इंस्टॉलर आ जाएगा, आप इंस्टॉलर पे जैसे ही डबल क्लिक करेंगे, तो अगर आपके पास इंस्टॉल्ड नहीं है ऑलरेडी, तो ये जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स ये देगा, आप उन डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ आगे बढ़ते जाइएगा, आपका जेडीके इंस्टॉल्ड हो जाएगा, ठीक है। जेडीके इंस्टॉल करने के बाद और एसटीएस जैसे आपका ये ओपन हो गया है, तो अब एसटीएस में देखिए क्या है कि आपके सामने स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट है। हमारे पास एक तरीका तो ये है, देखिए इंस्टॉलेशन आपकी एसटीएस की कंप्लीट हो गई। अब हम लोग एसटीएस पे आते हैं कि अगर वेरी फर्स्ट मुझे कोई प्रोजेक्ट बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा, ठीक है। इसके लिए मैं एक सिंपल, पहले प्रोजेक्ट बनाते कैसे हैं, कितने कितने तरीके हैं हमारे पास, उसको देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में, ये आपका जो अभी चल रहा है ये बस इनिशियल सेटअप चल रहा है। अगले क्लास में आप लोगों को बताया जाएगा इसकी थ्योरी, स्प्रिंग बूट की थ्योरी में क्या है, थ्योरी भी करते चलेंगे, प्रैक्टिकल साथ साथ करते चलेंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें कंट्रोलर क्या होता है, देखिए ये एनोटेशन बेस्ड डेवलपमेंट का काम करता है। ये एनोटेशन बेस्ड डेवलपमेंट का आइडिया है किसी को आप लोगों में से? कोई बात नहीं। एनोटेशन बेस्ड डेवलपमेंट करता है ये, ठीक है। एनोटेशन बेस्ड डेवलपमेंट का मतलब हो गया कि आपके सामने एट द रेट के साथ कुछ कीवर्ड्स यूज होंगे, और हर एक कीवर्ड का एक स्पेसिफिक रोल होता है, ठीक है। वो क्या रोल होता है, कैसे होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। अभी मैं जितना बता रहा हूँ बस उतना नोट डाउन करके उतने को याद करते जाइए, उतने को कंप्लीट करते जाइए। 4-5 क्लास के बाद ही आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ अब स्प्रिंग में प्रोजेक्ट हम लोग बनाना शुरू कर चुके हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से इंस्टॉलेशन पार्ट एसटीएस का कंप्लीट हो गया। एसटीएस के इंस्टॉलेशन में अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हुई है या दोबारा करना है या कहीं कोई छूट गया तो आप एक बार बताइए। सर इसका वीडियो एक बार आप यूट्यूब पे डाल दीजिएगा ना। वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, इसका मैं स्लाइड्स भी आपको दे दूंगा विथ इमेज, ठीक है। इसके ओके सर। स्लाइड जो है वीडियो आपके अवेलेबल हो जाएंगे। अभी तक आप लोगों ने जो देखा वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुई, एसटीएस डाउनलोड नो करने से सर। लेकर इंस्टॉल करने नो से सर। लेकर, ठीक है। आपके सामने ये सारा अपीयर हुआ, सिस्टम पे आपके सामने हुआ, आप भी इसी स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपके सामने जो है ये पेजेस, मतलब एसटीएस की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी आपके पास, ठीक है। नाउ वेलकम कि हम लोग अपना जो है एक इनिशियल एक छोटा सा एप्लीकेशन शुरू करते हैं, और हमारे एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर कैसा है वो एक बार स्टडी कर लेते हैं कि स्प्रिंग बूट का जो प्रोजेक्ट बनेगा उसका आर्किटेक्चर कैसा होता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था इक्लिप्स में। इक्लिप्स में जब प्रोजेक्ट दिखाया था तो वहाँ पे आपके जो भी प्रोजेक्ट थे वेब डायनेमिक प्रोजेक्ट, उसमें सोर्स फोल्डर होते थे, उसमें वेब ऐप फोल्डर होते थे, उसमें लाइब्रेरी होती थी, उसमें वेब आईएनएफ फोल्डर होता था, उसमें वेब डॉट एक्सएमएल फोल्डर होता था, ठीक है। तो
इसमें भी जिस भी वेब वेब एप्लीकेशन को आप बनाएंगे तो लगभग सिमिलर चीज़ें ही होती है, ठीक है, बस उसके काम करने का तरीका अलग अलग होता है। एस एस टी एस ने सर क्या किया है, जी बताइए विकास। सर बोल रहे थे ना, जब हम इक्लिप्स बार बार खोलते हैं तो खुलता ही नहीं है वो, उसको मतलब बार बार इंस्टॉल करना पड़ता है। अच्छा, कोई नहीं, आप पहले एक बार एस टी एस का कीजिए और संडे या किसी दिन आप अपने सिस्टम का एक्सेस मुझे दीजिएगा, मैं देख लूंगा, चेक कर लूंगा उसे, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, आप इस पे भी जावा के प्रोग्राम कर सकते हैं इजीली, जो काम आप एस टी एस में करते हैं वो यहाँ भी कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ भी आप डायनेमिक अप्रोच बना सकते हैं, जावा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, किसी एक आईडी का यूज करते हुए चलते हैं। एसटीएस इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि स्प्रिंग की ऑफिशियल साइट इसे रिकमेंड करती है, ठीक है। और इसके एडेड एडवांटेज हैं, कोई और आईडी अगर आप यूज कीजिएगा तो पहले इसके प्लगइन आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे एसटीएस के, ठीक है। खैर, हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं कह रहा था आप लोगों से कि जब भी आप कोई भी वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है, किसी भी तरह का वेब एप्लीकेशन आप बनाते हैं तो उस वेब एप्लीकेशन का एक आर्किटेक्चर होता है, एक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे कि उसमें डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर होंगे ही होंगे, जो कि वेब डॉट एक्सएमएल होता है। जब मैं आप लोगों को सर्वलेट बता रहा था तो मैंने वेब डॉट एक्सएमएल में सर्वलेट की मैपिंग बताई थी आप लोगों को, ठीक है। सोर्स फ़ोल्डर होते हैं जहाँ पर कि हम लोग जावा रिलेटेड फाइल्स रखते हैं। वेब ऐप फ़ोल्डर होता है जहाँ पर हम अपने व्यू रिलेटेड, जैसे कि एचटीएमएल हो गई, जेएसपी हो गई, इन सब फाइल्स को हम लोग स्टोर करने का काम करते हैं। यहाँ भी जब हम स्प्रिंग बूट बनाएंगे तो उसका एक अपना स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अच्छा, स्प्रिंग बूट को बनाने के लिए जो है स्प्रिंग बूट का, चलिए जब तक इक्लिप्स इंस्टॉल हो रहा है, सॉरी स्टार्ट हो रहा है, तो आते हैं कि इनिशियल प्रोजेक्ट, देखिए स्प्रिंग बूट आया ही मार्केट में इसलिए था कि जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है वो डेवलपर के सिर पे ना आए, बेसिकली डेवलपर की सिरदर्दी ना रह जाए, ये इनिशियल सेटअप खुद से ही करके दे देता है, ये रेडी टू यूज प्रोजेक्ट दे देता है। रेडी टू यूज प्रोजेक्ट का मतलब है कि ये आपको एक बंडल्ड आर्किटेक्चर दे देगा, उससे आप डायरेक्टली इंपोर्ट कीजिए और अपना डेवलपमेंट शुरू कर दीजिए, आपको फिर कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड चीज़ें नहीं देखनी है, ठीक है। इससे स्प्रिंग बूट का इनिशियल जो था वो था स्प्रिंग एमवीसी, वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में जो है वो डेवलपर्स को काफ़ी कुछ करना पड़ता था एक्सएमएल में। तो उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म एक तरह से आप समझ लीजिए कि स्प्रिंग बूट है, जहाँ पर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन की लाइब्रेरी कहाँ रखनी है, जार कौन कौन सी डाउनलोड करनी है, ये सारी चीज़ें स्प्रिंग बूट ने बिल्कुल ईजी कर दिया है, इसीलिए मार्केट में ये इतना फेमस है, ठीक है। तो अगर देखिए अलग अलग तरीके हैं स्प्रिंग के प्रोजेक्ट, इनिशियल प्रोजेक्ट के सेटअप के लिए। हम लोग पहला मेथड देखेंगे कि स्प्रिंग इनिशियलाइजर के थ्रू। स्प्रिंग इनिशियलाइजर क्या होता है, स्प्रिंग की साइट पे हम लोग फिर से चलते हैं, ठीक है। स्प्रिंग और एक है स्टार्ट डॉट स्प्रिंग डॉट आईओ, ठीक है। आप जैसे ही स्टार्ट डॉट स्प्रिंग डॉट आईओ करेंगे तो आपका स्प्रिंग का जो है वो बेसिक प्रोजेक्ट का सेटअप, बेसिक प्रोजेक्ट के सेटअप करने के लिए, ठीक है। देखिए अब जैसे ये इक्लिप्स स्टार्ट हो गया तो मैं समझा रहा था इक्लिप्स में आपको कि हर एक डायनेमिक प्रोजेक्ट का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हर एक डायनेमिक प्रोजेक्ट का एक स्ट्रक्चर, वेब वेब प्रोजेक्ट का एक स्ट्रक्चर होता है कि मेरी जावा फाइल कहाँ पे रहेगी, तो सोर्स फोल्डर के अंदर, ठीक है। मेरे लाइब्रेरीज कहाँ पे रहेंगे, तो एल फ़ोल्डर के अंदर। जो मेरे व्यू रिलेटेड फाइल्स हैं वो रहेंगे वेब कंटेंट फ़ोल्डर के अंदर, ठीक है। तो इस तरह की आर्किटेक्चर के लिए ही जो है हम लोग, ये आर्किटेक्चर हमें बार बार बनाना ना पड़े, ये सारा कुछ जो है वो बनाकर खुद से ही ये दे देता है स्प्रिंग टूल, ठीक है। स्प्रिंग टूल का इनिशियलाइजर जो है, तो अब हम लोग एक बार स्प्रिंग टूल का इनिशियलाइजर यूज करते हैं और एक बेसिक प्रोजेक्ट जो है अपने एसटीएस में इंपोर्ट करके और आज एटलीस्ट उसको स्टार्ट कर देना है, ठीक है, स्प्रिंग के प्रोजेक्ट को। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पे स्प्रिंग के इनिशियलाइजर में कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं, कुछ कस्टमाइजेशन दिख रहे हैं, ठीक है। इन कस्टमाइजेशन को हम एक एक करके समझते हैं, ठीक है। एक बार फिर से थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग
प्रिपरेशन कर रहे हैं कि स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क का यूज करके अपना वेबसाइट वेब प्रोजेक्ट कैसे बना सकें। ठीक है, तो हमारे सामने जो पहला आया स्टेप कि हम एसटीएस के लिए कोई आईडीई सेटअप कर लें। तो स्प्रिंग के लिए एक आईडीई सेटअप कर लें। तो आईडीई जो रिकमेंड कर रहा है स्प्रिंग, हम लोगों ने उसका ही यूज किया। स्प्रिंग किसे रिकमेंड कर रहा है? एसटीएस टूल सूट का। तो हम लोगों ने स्प्रिंग टूल सूट डाउनलोड किया और इंस्टॉल कर लिया और उसे ओपन करके देख लिया। तो हमारा आईडीई का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास दूसरा क्या है कि स्प्रिंग का जो है एक बेसिक प्रोजेक्ट हम लोग इंपोर्ट कर लें और उसके आर्किटेक्चर को समझ लें। उसके बाद जो तीसरा स्टेप रहेगा वो रहेगा हमारे पास कि कोडिंग करते हुए चलें और उसके अलग अलग एनोटेशंस को समझते हुए चलें। ठीक है, कि कंट्रोलर कैसे काम करता है, मेरा एट द रेट गेट मैपिंग कैसे काम करता है, एट द रेट पोस्ट मैपिंग कैसे काम करता है। ठीक है, तो अच्छा, गेट और पोस्ट इन सब का आइडिया है वेब में या डिटेल में बताना पड़ेगा थोड़ा? गेट मैपिंग, पोस्ट गेट और पोस्ट मेथड्स क्या होते हैं, एचटीएमएल जब आप लोगों ने। यस विकास बताइए। क्या सर? कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे आप या कोई और? आई थिंक किसी का अनम्यूट हुआ था अभी। मेरा ही हुआ है। अच्छा, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन पूछना था या कंटिन्यू करें? नो सर, कंटिन्यू। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी जितना आप समझ पा रहे हैं, जरूरी नहीं कि एक क्लास में अगर 100 सेंटेंस में आपको बता रहा हूँ तो 100 के 100 आपको समझ में आ जाए। लेकिन हाँ, इसकी गारंटी है कि 3-4 क्लास के अंदर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप खुद से स्प्रिंग का जो है एप्लीकेशन डेवलप करना शुरू कर दीजिएगा। बेसिक मतलब जो गाइडलाइन चलते जाएगी आप उसको फॉलो करते रहिए, आप स्प्रिंग का एप्लीकेशन डेवलप करना शुरू कर देंगे। ज़्यादा नहीं, 3 से 4 क्लास में ही। आज आपकी स्प्रिंग की बेसिकली फर्स्ट क्लास है। ठीक है, तो अब समझिए, आईडी सेटअप हो गया। दूसरा ये है कि हम लोग स्प्रिंग का एक बेसिक प्रोजेक्ट अब इंपोर्ट करते हैं अपने आईडी में और उसके बाद समझते चलते हैं इसके अलग अलग पॉइंट्स को। ठीक है, स्प्रिंग इनिशियलाइजर अब देखिए क्या कहता है। वेरी फर्स्ट थिंग है मैवन। मैवन के बारे में, मैवन का नाम सुना है आप लोगों ने या नहीं? नो सर। नो सर। ठीक है, मैं थोड़ा सा मैवन के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ कि मैवन क्या होता है। कि ये बेसिकली एक बिल्ड टूल है। बिल्ड टूल क्या है, ये क्या हेल्प करता है? देखिए, जब आप इक्लिप्स में आप लोग प्रोजेक्ट बना रहे थे तो वहाँ पे अगर किसी जार की ज़रूरत है, किसी लाइब्रेरी की ज़रूरत है, तो आप क्या करते हैं? आप गूगल पे जाते हैं, उस जार को, उस लाइब्रेरी को सर्च करते हैं, उसको डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद आप उसे अपने लाइब्रेरी फ़ोल्डर में पेस्ट करते हैं। लाइब्रेरी फ़ोल्डर में पेस्ट करने के बाद आप उसे जावा बिल्ड पाथ में उसको ऐड करते हैं। इतनी चीज़ें आपको करनी पड़ती है अगर आप मैनुअल करते हैं तो। ठीक है, लेकिन मैवन इन सारी चीज़ों को ऑटोमेट कर देता है। कैसे ऑटोमेट कर देता है? मैवन के अंदर एक फाइल होती है pom.xml। pom.xml के अंदर जो है हम केवल नाम दे देते हैं कि मुझे ये लाइब्रेरी चाहिए। pom.xml क्या करता है कि मैवन की रेपोजिटरी से अपने आप उस फाइल, उस लाइब्रेरी को डाउनलोड करता है और आपके वर्क स्पेस में उसे अटैच कर देता है। अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, और मैवन कहाँ से डाउनलोड करता है? देखिए, मैवन की रेपोजिटरी होती है, मैवन रेपोजिटरी। ठीक है, मैवन रेपोजिटरी क्या है? बेसिकली इसने क्लाउड पे जो है, या ये देखिए, ये मैवन रेपोजिटरी है वेरी फर्स्ट। ठीक है, तो आपको मैवन रेपोजिटरी की ज़रूरत तब पड़ेगी जब आपको किसी जार का जो है या किसी लाइब्रेरी का आपको pom.xml में डिपेंडेंसी क्या ऐड करनी है उसकी ज़रूरत पड़ेगी तब। जैसे अगर मान लीजिए कि ये है, ठीक है, मैंने वेरी फर्स्ट वाले पे क्लिक किया जस्ट आपको शो करने के लिए कि इसका कैसे करेंगे। ये मान लिया मैंने ये वाला वर्जन यूज करना है। ठीक है, तो ये देखिए, ये पार्ट आप pom.xml के अंदर एंट्री करते हैं जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है।
आप करते क्या हैं, आप बताते हैं कि मुझे सपोज स्ट्रीम नेटिव का लाइब्रेरी चाहिए अपने प्रोजेक्ट में, तो स्ट्रीम नेटिव का प्रोजेक्ट का ये वाला वर्जन आप डाउनलोड कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर देगा। अभी मैं दिखाऊंगा एसटीएस में ये चीज़, ठीक है। अभी हम लोग इसको समझते हैं कि मैवन का काम क्या है, ये समझ गए। लाइब्रेरीज को ऑटोमेटिकली डाउनलोड करके आपके प्रोजेक्ट में अटैच कर देना, ठीक है। यही काम अगर मुझे सपोज किसी नॉन मैवन प्रोजेक्ट में करना होता, तो नॉन मैवन प्रोजेक्ट में क्या करना होगा, मुझे मैनुअली उस लाइब्रेरी को डाउनलोड करना होगा और डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट के पाथ में उसे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इक्लिप्स ओपन होने में टाइम ले रहा है, अभी उसका मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ मुझे अगर कोई अटैच करना होता, ठीक है, ये मेरा मैवन प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है, ये मेरा मैवन प्रोजेक्ट नहीं है। मैवन प्रोजेक्ट जो रहेगा उसमें आपको pom.xml आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा मैवन प्रोजेक्ट नहीं था, तो अब अगर मुझे इसमें किसी लाइब्रेरी की ज़रूरत होती, तो मैं लाइब्रेरी गूगल से डाउनलोड करता, इस लाइब्रेरी फोल्डर में ऐड करता, और या तो वो उसे अपने आप ही पिक कर लेता, या फिर मुझे जाकर यहाँ पर राइट क्लिक करना पड़ता। राइट क्लिक करने के बाद बिल्ड पाथ में जाकर उस जार को मुझे ऐड करना होता, ठीक है। ये देखिए यहाँ बिल्ड पाथ में जाना होता उस लाइब्रेरी को। अगर इस हम लोगों ने प्रोजेक्ट पाथ में ही दे रखा है तो ऐड इंटरनल जार करते, और अगर किसी दूसरे फ़ोल्डर में हमने कर रखा होता है तो हम लोग एक्सटर्नल जार ऐड करते। ये देखिए यहाँ से हम लोग ऐड जार करते। अगर हम लोगों ने लाइब्रेरी फ़ोल्डर में डाला हुआ है तो हम लोगों के पास ये प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर आ जाता है, यहाँ से हम लोग डाउनलोड ऐड करते उसको लाइब्रेरी फ़ोल्डर से, ठीक है। अभी लाइब्रेरी फ़ोल्डर में कुछ भी नहीं है इसलिए नहीं दिखा रहा। अगर हम लोग कहीं और फ़ोल्डर पे रखे होते तो ऐड एक्सटर्नल जार करने पे हमें उस जार का पाथ देना पड़ता, ठीक है। इन सारी चीज़ों से बचाता है आपको ये मैवन, ठीक है। दूसरा, आप जावा पे काम कर रहे हैं या कोटलिन लैंग्वेज पे या ग्रूबी, तो हम लोग जावा का यूज कर रहे हैं इसलिए हम लोग जावा सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। हमारे सामने स्प्रिंग के अलग अलग वर्जन्स आ जाएंगे। ट्राई कीजिए स्नैपशॉट वर्जन यूज नहीं कीजिएगा, स्टेबल वर्जन हम लोग डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट मेटा डेटा, जैसे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट का हमारा पैकेज का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ठीक है। तो आप या तो चाहें तो डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए, या फिर सपोज मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक सिंपल ऐप, ठीक है। आप जैसे ही यहाँ पे चेंजेस करेंगे ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ें ही अपने आप में ले लेगा। फिलहाल हम लोग जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है हमारी, हम लोग उसे ही रहने देते हैं। जिन लोगों ने 21 कर रखा है वो 21 ले लेंगे, जिन्होंने 17 कर रखा है वो 17 सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। 17 सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे देखिए डिपेंडेंसीज ऐड करते हैं। डिपेंडेंसी क्या होती है ये समझिए। डिपेंडेंसी बेसिकली क्या होती है कि जो डिपेंडेंसी बेसिकली एक लाइब्रेरी है जो हमें एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी देती है, ठीक है। जैसे अब देखिए यहाँ पे आपके सामने लिस्ट आएगी। स्प्रिंग जो है वो अलग अलग तरह की फंक्शनैलिटी का यूज करने के लिए अलग अलग तरह की हमारे पास डिपेंडेंसी देता है। जैसे अगर मुझे स्प्रिंग वेब बनाना हो, वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाना हो, तो स्प्रिंग वेब सिलेक्ट कर लूँगा। अगर मुझे जेपीए का बनाना हो, जावा परसिस्टेंस एपीआई का, मैं जेपीए सिलेक्ट कर लूँगा। सिक्योरिटी रिलेटेड करना है, सिक्योरिटी रिलेटेड कर लूँगा। एसक्यूएल अगर यूज करना हो, मुझे सपोज माई एसक्यूएल यूज करना हो अपने प्रोजेक्ट में, तो माई एसक्यूएल यूज कर लूँगा। आप अभी चाहें तो मिनिमम रख सकते हैं, इसके अलावा आप बाद में भी ऐड ऑन कर सकते हैं। बाद में करना क्या होगा, सिंपली pom.xml में एंट्री करनी होगी, वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग सिर्फ ये दो रखते हैं, ठीक है। और आपके सामने अब आता है जनरेट का बटन, ठीक है। आप एक्सप्लोर करके देखेंगे तो ये देखिए आपकी pom.xml की एंट्री कुछ इस तरह से रहती है, ठीक है। आप जो भी डिपेंडेंसी सिलेक्ट करेंगे, जैसे आपने वेब की डिपेंडेंसी सिलेक्ट करी, तो ये इसका इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन देता है जार डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अब काम क्या करते हैं, देखो फिर से समझिए। स्प्रिंग का हम लोग एक बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं स्प्रिंग बूट का, स्टार्टिंग के लिए, ताकि उसके फैक्ट्स को एक एक करके देखते जाएं और समझते जाएं, ठीक है। आपको ये काम दोहराना है।
ठीक है, अपने घर पे जाके अपने सिस्टम पे एसटीएस इंस्टॉल करके ये काम करना है आपको आज। ठीक है, अभी जितना बताया जाए उतना ही करते जाइएगा। ठीक है, इधर उधर भागिएगा फिर फंस जाइएगा। अभी जितना बताया जाए उतना करते चलिए, धीरे धीरे करके आप लोग खुद ही मेरे बताए बगैर ही आप लोग करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन इनिशियल में अभी जो बताए जा रहे हैं स्टेप्स, कम से कम उनको फॉलो करते हुए चलिए। आपके रिक्वायर्ड जो भी कॉन्फ़िगरेशन थी आपको उतना करने के बाद आपने प्रोजेक्ट हम लोग मैवेन टाइप का बना रहे हैं, लैंग्वेज हम लोग जावा यूज कर रहे हैं, स्प्रिंग बूट के अलग अलग वर्जन है जिन पे काम करना है, मैंने 3.2 ले रखा है। ठीक है, प्रोजेक्ट मेटा डेटा आप चाहें तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, जो फिर डिफ़ॉल्ट सेटअप से आप उनको छोड़कर आप जनरेट पे क्लिक करेंगे। जनरेट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक, अच्छा इसके अंदर पहले से एक फ़ोल्डर था बना हुआ, एक मिनट क्लिक करें। मैं इनको हटा रहा हूँ। ठीक है, तो अब जैसे ही आप जनरेट बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक ज़िप्ड फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, आपको करना क्या है, इस ज़िप्ड फाइल को आप यहाँ से कॉपी या कट जो भी आप करना चाहें कर लीजिए, और इसको ले चलते हैं अपने फ़ोल्डर में जहाँ पे हम स्प्रिंग का सारा कुछ कर, यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आपको इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, ये मेरा एक्सट्रैक्टेड फ़ोल्डर बन गया। अगेन अगेन समझिए फिर से, स्प्रिंग स्टार्ट डॉट स्प्रिंग डॉट आईओ पे जाना है। ये मेरा स्प्रिंग का इनिशियलाइज़र है जो मेरा इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन खुद ही करके दे देता है, अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत आपको नहीं है। यहाँ पे आपको मैवेन डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स जो हैं उनको कर लेना है। वेब प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसलिए स्प्रिंग वेब कर रहे हैं हम लोग। यहाँ से अभी सिर्फ इन दोनों को अटैच करते हैं, हमारे पास बाद में भी ऑप्शंस हैं कि हम और डिपेंडेंसीज को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहाँ। ठीक है, मेरे पास मैंने ये ये डाउनलोड करके रख लिया। अभी हमारे पास केवल ये दिख रहा है। धीरे धीरे ये क्या करेगा कि अब आते हैं हम लोग यहाँ एसटीएस में। एसटीएस में फाइल में जाना है, ओपन प्रोजेक्ट फ्रॉम फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम का मतलब जो हमने इनिशियलाइजर डाउनलोड किया उसका एक फोल्डर है, वो एक स्पेसिफिक सिस्टमेटिक फॉर्म में है। उस डायरेक्टरी को आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये फोल्डर मैंने सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे ये आपके सामने जो है, ये देखिए मैवेन का प्रोजेक्ट दिखा रहा है और सिंपल ऐप दिखा रहा है। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको सिंपली फिनिश कर देना है। अच्छा, रिमेंबर कि जब भी आप ये काम कर रहे हो आपका सिस्टम जो है वो इंटरनेट से ज़रूर कनेक्टेड हो। इंटरनेट से क्यों कनेक्टेड हो, क्योंकि आपने जो भी कॉन्फ़िगर जो भी डिपेंडेंसीज आपने ऐड की है इसमें, वो डिपेंडेंसी बेसिकली वेरी फर्स्ट टाइम में मैवन रेपोजिटरी से डाउनलोड होगी। ठीक है, तो अभी देखिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे कुछ इसका प्रोग्रेस चल रहा है। ठीक है, इस प्रोग्रेस को आप चेक कीजिए एक बार। सो जब भी आप कोई इंपोर्ट कर रहे हो प्रोजेक्ट, तो मेक श्योर आपका इंटरनेट एक्टिव हो। ठीक है, ये देखिए आप खुद देखेंगे कि ये बेसिकली मैवेन क्या कर रहा है कि वन बाय वन जो भी हमारे कॉन्फ़िगरेशंस रिक्वायर्ड जो लाइब्रेरीज हैं उनको ये डाउनलोड करने का काम कर रहा है। ठीक है, देखिए जैसे ही आपका ये प्रोग्रेस बार कंप्लीट हो जाए, अब आपके सामने कुछ इस तरह का आर्किटेक्चर आ जाएगा। ठीक है, इसमें से जो मेन मेन फाइल्स हैं पहले हम लोग उनको स्टडी करने का काम करते हैं। ठीक है, देखिए जो भी आपकी जावा रिलेटेड फाइल्स हैं वो आपकी यहाँ रखी जाएगी। ठीक है, इस सोर्स फोल्डर के अंदर आप जब भी वेब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें आपकी जावा रिलेटेड फाइल्स होगी, आपकी HTML JSP हो सकती है, आपके डिपेंडेंसीज हो सकते हैं, आपके सर्वर या एप्लीकेशन के कॉन्फ़िगरेशंस हो सकते हैं।
तो अगर मुझे जावा फाइल बनाना हो तो मैं इस सोर्स फोल्डर के अंदर बनाऊंगा, या तो मैं डायरेक्ट जो बना हुआ पैकेज है उसके अंदर बनाऊंगा, या फिर मैं अपना एक अलग पैकेज बनाकर बनाऊंगा, लेकिन जावा की फाइल्स इस सोर्स फोल्डर के अंदर रहेगी। ठीक है, मेरी जो भी व्यू फाइल्स हैं वो यहाँ रह जाएगी। ठीक है, या फिर इसके अंदर हम लोग एक सोर्स के अंदर मेन के अंदर वेब ऐप नाम का फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, मेक श्योर वेब ऐप नाम का फोल्डर बनाएंगे और उसके अंदर ही अपने जेएसपी और एचटीएमएल फाइल्स रखेंगे। ये मैं बताऊंगा, करके बताऊंगा बेसिकली। अभी फिलहाल इसकी एक इनिशियल सेटअप के लिए समझिए। देखिए, ये आपका जो है यहाँ पे आप जावा फाइल्स रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जो है अपनी स्टैटिक फाइल्स सी एस एस जे एस इन सब को रखने का काम करते हैं। इसके अंदर एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट फाइल है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। अब आप देखिए, थोड़ा सा एक पुराने जो आर्किटेक्चर के होते हैं, आप वहाँ एक मिनट चलिए। ठीक है, इसके अंदर देखिए, ये था डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। ठीक है, पहले जो प्रोजेक्ट हमारा वेब एप्लीकेशन के होते थे उनमें वेब डॉट एक्सएमएल फाइल यूज होती थी। ठीक है, वेब डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर ही आप लोगों को सर्वलेट की मैपिंग के बारे में मैंने सिखाया था। लेकिन स्प्रिंग के प्रोजेक्ट में कहीं भी आपको वेब डॉट एक्सएमएल यानी कि डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर नहीं दिखेगा। इंस्टीड जो भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड चीज़ें हैं उनको बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। उनको बेसिकली आप यहाँ पे की और वैल्यू के पेयर में लिखते हैं। जैसे अगर मुझे यहाँ पर सर्वर का पोर्ट चेंज करना हो, ठीक है, देखिए यहाँ पे सर्वर के अगर कॉन्फ़िगरेशन मुझे चेंज करनी हो, इक्लिप्स में अगर कोई प्रोजेक्ट बनता है मेरा, यहाँ पे अगर मुझे, जो कि स्प्रिंग बेस्ड प्रोजेक्ट नहीं है, ये स्प्रिंग बेस्ड प्रोजेक्ट नहीं है, वहाँ पे अगर मुझे कोई चेंजेस करने हो तो मुझे इस तरह के चेंजेस करने होंगे कि सर्वर का पोर्ट वगैरह क्या है, टाइम आउट क्या है। ठीक है, इन सब का आइडिया आपको होना चाहिए। लेकिन इसी चीज़ को सिंप्लीफाई किया है इसमें इन लोगों ने, कि अगर जैसे आपका एप्लीकेशन का सर्वर है, अच्छा एक और चीज़ समझिए, उसके बाद सर्वर पे आएंगे। तो बेसिकली जो कॉन्फ़िगरेशंस है ना, इसने बहुत ही ईजी कर दिया है। डेटाबेस की सेटिंग करनी हो आपको, आप यहाँ पे सिंपली यूआरएल दीजिए, डेटाबेस का नेम दीजिए और डेटाबेस का यूजर आईडी पासवर्ड दीजिए, कनेक्शन हो गया। सर्वर का पोर्ट चेंज करना हो, सर्वर डॉट पोर्ट आप जैसे ही देंगे, आप जो भी पोर्ट देंगे, सॉरी, अगर मुझे सर्वर का पोर्ट जिस पे ये एप्लीकेशन रन करेगा वो चेंज करना हो, तो मुझे सिंपली सर्वर डॉट पोर्ट लिखना है और पोर्ट नंबर देना है। ठीक है, अब इस पोर्ट के थ्रू इस एप्लीकेशन को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। दैट्स इजी, इतना ही करना है अगर मुझे पोर्ट चेंज करना हो तो। ठीक है, अच्छा मैं अभी आपसे बता रहा था कि मैवन, मैं तो देखिए मैवन के लिए जो जो डिपेंडेंसीज हमने वहाँ पे ऐड करी थी उससे रिलेटेड, प्लस जो कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ने स्प्रिंग इनिशियलाइजर में किया था, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस पॉम डॉट एक्सएमएल के अंदर है। ठीक है, हम लोगों ने जावा का वर्जन 17 लिया था, इस तरह से है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया था कि इसका वर्जन लिया था 3.2.0 को, इसका स्प्रिंग का, वो भी यहाँ पे दिख जाएगा। जो रिक्वायर्ड जार्स हैं वो इसने, हम लोगों ने केवल वहाँ पे डिपेंडेंसी सिलेक्ट करी, इसने ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड जार्स के लिए यहाँ पे एंट्री कर दी। और जैसे ही यहाँ पे एंट्री मिल गई, मैवन ने क्या किया कि मैवन रिपोजिटरी से वो सारे लाइब्रेरीज देखिए ऑटोमेटिकली डाउनलोड करके यहाँ पे आपको इतनी सारी डाउनलोड्स इसने करी। अभी अगर ये स्प्रिंग का प्रोजेक्ट नहीं होता, मैवन बेस्ड नहीं होता, तो आपको ये सारे एक एक करके आपको डाउनलोड करने पड़ते और आपको ये सारा इस लाइब्रेरी में ऐड करना पड़ता और उसको अपने बिल्ड पाथ में इंक्लूड करना पड़ता। यहाँ पे देखिए, ये इसने समझिए कि बहुत बड़ी हेडक जो है स्प्रिंग बूट इनिशियलाइजर ने ऑटोमेटिकली ख़त्म कर दी। ठीक है, सारा इनिशियल सेटअप आपको करके दे दिया इसने। ठीक है, अब यहाँ आते हैं।
ठीक है, अब आते हैं एक बार यहाँ पे। देखिए मैं कह रहा था एनोटेशन बेस्ड चीज़ें। एनोटेशन बेस्ड चीज़ें का मतलब है, देखिए जब भी आप कोई स्प्रिंग का एप्लीकेशन बनाएंगे तो उस स्प्रिंग एप्लीकेशन में ऑटोमेटिकली ये एक स्टार्टर क्लास बना देता है। ठीक है, और ये एनोटेशन बेस्ड हो गया। देखिए एनोटेशन का मतलब हो गया कि एट द रेट यूज करके आप कोई कीवर्ड यूज करते हैं और उसके लिए जो स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी रिटर्न होती है वो एग्जीक्यूट करती है। तो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन जिस भी क्लास के साथ लगा हुआ है, इट मीन्स सबसे पहले वो क्लास एग्जीक्यूट होगा, उसके अंदर मेन मेथड होंगे। ठीक है, एक बार हम लोग क्या करते हैं कि इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से इसको रन करने की कोशिश करते हैं। इसको करना कुछ नहीं है। देखिए इसको रन करने के लिए ये जो मेरी सिंपल एप्लीकेशन ऐप डॉट जावा है, इसको रन एज जावा एप्लीकेशन कीजिए। आपके सामने कंसोल पे देखिए कुछ डिस्प्ले होगा। इनिशियली ये हर बार जब भी इनिशियल होगा थोड़ा टाइम लेगा, नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स इसकी इंडेक्सिंग कंप्लीट हो जाएगी तो ये टाइम नहीं लेता। ठीक है, तो स्प्रिंग के प्रोजेक्ट का आज जो है आईडी सेटअप देखा हम लोगों ने। स्प्रिंग इनिशियलाइजर का कैसे यूज करते हैं। स्प्रिंग इनिशियलाइजर के अंदर कुछ टर्म्स थे हमारे, ठीक है, आपके स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट के लिए जब आप वेरी फर्स्ट टाइम रन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ठीक है, देखिए ये लिखने का मतलब है कि आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ये लिखने का मतलब है कि ये आपका पोर्ट आपने जो 8081 दिया था वो पोर्ट इसने स्टडी कर लिया है, मतलब पिक कर लिया है। ठीक है, अब जैसे ही आप इसको अगर ये आपका वेब प्रोजेक्ट अब बन चुका है। ठीक है, ये आपका वेब प्रोजेक्ट बन गया। अब आपको इसमें ही अपनी फाइल्स बनाते जाना है, अपने मॉड्यूल्स को बनाते जाना है। ठीक है, और उन मॉड्यूल्स का कैसे यूज करेंगे, HTML फाइल्स कहाँ स्टोर करेंगे, अभी उनके लिए भी एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। स्प्रिंग जाना ही इसीलिए जाता है कि कम से कम कॉन्फ़िगरेशन कम से कम मेहनत में कॉन्फ़िगरेशन किया जाए। ठीक है, तो अभी एक बार ना हम लोग इसको लेकर चलते हैं अपने URL पे। पोर्ट हमारा 81 है, लोकल होस्ट 8081। ठीक है, देखिए जैसे ही वेरी फर्स्ट टाइम ये एरर पेज दिख गया आपको, ये बेसिकली क्या है कि हमारा एप्लीकेशन रन कर गया है, लेकिन अभी तो हमारे पास ना इसमें कोई कंट्रोलर है, सॉरी, ना इसमें हमारे पास कोई कंट्रोलर अभी हम लोगों ने बनाया है, ना इसमें मॉडल बनाया है, ना व्यू बनाया है, इसलिए ये डिफ़ॉल्ट एरर पेज पे जा रहा है। ठीक है, हम लोग जब इसके लिए एरर पेज की सेटिंग कर देंगे तो ये हमारे हिसाब से कस्टम पेज बनाना शुरू कर देगा। अगर आपका कोई भी कंट्रोलर वगैरह नहीं रहेगा तो स्प्रिंग बूट ये पेज डिस्प्ले करेगा। ये पेज डिस्प्ले ही हो गया जैसे ही, इसका मतलब है कि आपका जो है ये डायनामिक प्रोजेक्ट रन कर रहा है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इस पे कंट्रोलर बेस्ड चीज़ें करनी है। ठीक है, कि कंट्रोलर काम करना शुरू कर जाए। कि हम लोग जैसे यहाँ पे अगर हम लोग लिखें, मान लो हम लोग लिखते हैं कि हमारे एप्लीकेशन का नाम हो ई लर्निंग, और मैं जब इस पे करूँ लॉगिन तो ये मुझे लॉगिन पेज दिखा दे।
ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अगली बार देखेंगे आने वाले क्लासेस में कि हम लोग का प्रोजेक्ट जो है वो इस तरह से काम करना शुरू हो जाए कि हम लोग यहाँ पे लॉगिन लिखें, इस तरह से ये यूआरएल हिट करें तो ये क्या करे, हमें लॉगिन वाली पेज डिस्प्ले कर दे। अगर मैं यहाँ पे करूँ कोर्सेज तो ये क्या करे, कोर्सेज कंट्रोलर के पास जाए और डेटा फेच करके फिर उसको मेरे फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करना शुरू कर दे। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक सेटअप। ठीक है, पहले इतना को आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, अच्छा इसमें एक दो चीज़ें और देख लीजिए। ठीक है, इसमें जो बताने के लिए है, बाकी सारी चीज़ें तो कीवर्ड्स के साथ बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे कल को कंट्रोलर बनाना रहा, ठीक है, तो मान लीजिए मैं अपना कोई फर्स्ट कंट्रोलर कोई बनाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, ऑल्दो इसके लिए एक स्पेसिफिक आर्किटेक्चर होगा। एक पैकेज हम बनाएंगे कंट्रोलर, एक पैकेज हम लोग बनाएंगे मॉडल, एक पैकेज हम लोग बनाएंगे डाउ। ठीक है, तो वो बनाएंगे, अभी तो सिर्फ डेमो पर्पस के लिए आप समझ लीजिए कि हम लोग कुछ इस तरह से कंट्रोलर बनाएंगे। ठीक है, और उस कंट्रोलर में हमारा क्या रहेगा, ठीक है, हम लोगों का काम ये रहेगा, कंट्रोलर अगर किसी क्लास को मुझे बनाना हो तो उसके लिए हम लोग ज़्यादा नहीं, बस सिंपली कंट्रोलर टाइप करेंगे। ठीक है, ये जैसे ही करेंगे ये मेरा कंट्रोलर बन जाएगा। ठीक है, अब कंट्रोलर के अंदर, अब सपोज इसको मैंने ये दे दिया कि इस क्लास का जो है जब भी कोई ई लर्निंग टाइप करे तो इसके अंदर आ जाए। ठीक है, तो वो इस क्लास के अंदर आ जाएगा। अगर मैं ये करता हूँ पब्लिक स्ट्रिंग लॉगिन, ठीक है, और ई लर्निंग के अंदर अगर कोई रिक्वेस्ट करे तो उस रिक्वेस्ट की मैपिंग जो है, अगर कोई स्लैश लॉगिन टाइप करे तो मेरा इस फोल्डर के अंदर आ जाए। स्प्रिंग रिटर्न कर, ठीक है, तो हम लोग अगले दिन कुछ इस तरह का करने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग अगले दिन कुछ इस तरह के फाइल्स पे काम करने जा रहे हैं कि मेरा एक कंट्रोलर होगा, इन कंट्रोलर्स के अंदर अलग अलग मेरे कंट्रोलर होंगे, इन कंट्रोलर को कॉल करेंगे तो इसके अंदर कुछ बिजनेस लॉजिक हम लोग लिखेंगे। ठीक है, उन बिजनेस लॉजिक को लिखने के बाद अपना एक व्यू पेज क्रिएट कराएंगे। अगले क्लास में हम लोग काम क्या करेंगे, हम लोग व्यू पेज क्रिएट कराएंगे कि यहाँ से जो है हम लोग कंट्रोलर हिट करें और वो मेरे एक जेएसपी पेज को कॉल करे और वहाँ कुछ डेटा दिखाए। ठीक है, हमारा जो वेरी फर्स्ट टास्क रहेगा कि एक CRUD ऑपरेशन करना इस स्प्रिंग बूट में। सबसे पहले कि एक सिंपल फॉर्म बनाएंगे, वहाँ पे कुछ एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद उसको डेटाबेस में स्टोर कराएंगे, वहाँ से फिच कराएंगे, डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं इसमें। ठीक है, ये हमारा स्प्रिंग बूट का आज का सेशन था जहाँ पे इनिशियल सेटअप हो गया आपका। अब आप लोग बताइए, आप लोग के इनसे आज के डेट की क्लास जो हुई उसमें क्या क्या क्वेरीज है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। यस, वन बाय वन आप लोग बता सकते हैं। वैष्णवी, एनी यस क्वेश्चन, सर। एनी क्वेश्चन वैष्णवी, आज के डेट में समझ में आया? सर 80% समझ आया, 20% नहीं समझ आया। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो 20% सोच के चल रहा था कि सब लोगों को 20% समझ में आएगा, नो लेकिन सर, 80% समझ आ गया। अच्छा अच्छा, ये STS का सेटअप हो जाएगा आप में? यस सर, SCS सेटअप STS हो का हो जाएगा। जाएगा। स्प्रिंग इनिशियलाइजर को यस इंपोर्ट कर लोगे अपने आईडी में, मतलब सर, स्प्रिंग हाँ कर इनिशियलाइजर लेंगे, वो ये हो जाएगा। यहाँ से अपने हिसाब से दो हाँ सर, डिपेंडेंसी ये ऐड हो करके जाएगा। जनरेट करके उसको एक्सट्रैक्ट करके और अपने यहाँ से फाइल में जाकर ओपन प्रोजेक्ट फ्रॉम फाइल सिस्टम, इतना हो जाएगा। यस सर, इतना हो इतना जाएगा। हो जाएगा, ठीक है, बस इतना ही आज बताया ही गया है। ठीक है, ये तो एडिशनल था, इसकी डिटेल हम लोग अगले दिन देखेंगे। ठीक है, बाकी ये था कि ये याद रखना है ओके खाली सर। कि जावा फाइल कहाँ बनानी है,
एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ के जो हमें कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड चेंजेस करने हैं वो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में करने होते हैं। ठीक है, जैसे देखो अभी एक चीज़ दिखाता हूँ, हम लोगों ने एक सेटअप किया था ना अभी, उसको पहले स्टॉप करते हैं। जैसे आपने देखा था अभी हम लोग टॉमकेट का किस पे पोर्ट पे एक्सेस कर रहे थे, 8081 पे। ठीक है, अगर मुझे मेरा 8081 पोर्ट खाली नहीं है, मान लिया खाली नहीं है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे 8082 करेंगे और अपने अपने एप्लीकेशन को लॉन्च कर देंगे। अब जो मेरा एप्लीकेशन लॉन्च होगा वो मेरा होगा 8082 पर, और हम लोग उसको एक्सेस भी कर सकते हैं 8082 पे। जस्ट सिंपल इतना ही। देखो बहुत लेस कॉन्फ़िगरेशन दिया गया स्प्रिंग बूट में। शुरू में आपको, चूंकि आपने पहले काम नहीं किया है, थोड़ी सी दिक्कत होगी, वो हर टेक्नोलॉजी में होती है थोड़ी सी दिक्कत, लेकिन एक बार आप लोग जब फैमिलियर हो जाएंगे तो आपको इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप एक तरह से मार्केट स्टैंडर्ड पे काम कर रहे हैं। और मैंने मतलब मैं इस पे ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने बाकी जगह देखा है कि जो इंटर्नशिप कराते हैं वो लोगों को HTML बता दिया, थोड़ा JSP बता दिया, दैट्स ऑल। पुरानी टेक्नोलॉजी कोई बता दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मार्केट में है वो हम लोग पढ़ेंगे, मार्केट में स्प्रिंग बूट है। ठीक है, और आप अगर इस अगले हफ्ते में आप थोड़ा बहुत इसको स्टडी कर लेते हैं, ये देखिए आपका लोकल होस्ट 8082 पे चलना शुरू हो गया। ठीक है, तो जब आपकी नेक्स्ट कंपनी जो भी आएगी, आप उसमें अगर बताते हैं कि आप स्टडी कर रहे हैं स्प्रिंग बूट को, तो आपका एक अलग लेवल जनरेट होगा।